नहीं है। या सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर। पहले मैं चैप्टर का नेम आपको लिख देता हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, ऐसा अपन ने पॉलिनोमियल में पढ़ा था। इक्वेशन के बारे में मैं अभी बात कर लूंगा, इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल में अपन ने पढ़ी लिया पॉलिनोमियल क्या होता है। आफ्टर दैट पेयर का क्या मीनिंग है, मतलब हर एक चीज पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, राइट। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बता सकता है कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या बेसिक डिफरेंस है एक पॉलिनोमियल और एक सर इक्वेशन में सर इक्वल का साइन लगता है और सर पॉलिनोमियल में नहीं लगता है। हाँ, काफी हद तक करेक्ट है। जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, तो क्या है ये, क्या है भी ये इक्वेशन? फटाफट बोलो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। फिर गलत बोल दोगे तो क्या हो जाएगा, पाप थोड़ी है, गलत ही दोगा ज्यादा से ज्यादा। सर इक्वेशन इक्वेशन है, सब लोग कह रहे हैं इक्वेशन है। हाँ जी, सारे लोग कह रहे हैं भी इक्वेशन है। कोई ऐसा है जो कह रहा है कि सर नहीं इक्वेशन नहीं है तो पॉलिनोमियल है, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो कह रहा है सर ये कुछ और ही है, मतलब इस दुनिया का है ही नहीं। या सो देखो भी मैंने लिखा है y इज इक्वल टू दिस, तो किसी स्टूडेंट ने बताया कि इक्वल का साइन लग जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी। ये पार्शियली करेक्ट है, या फिर मैं ऐसा कहूं पार्शियली इनकरेक्ट है, कुछ भी समझ लो। तो y इज इक्वल टू दिस वन अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये एक पॉलिनोमियल है, और वो भी कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों मैंने ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है। डिग्री मींस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, और यहाँ पे वेरिएबल एक ही है x और उसकी हाईएस्ट पावर है 2। क्या आप नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे ये बता सकते हैं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है? यार इतना टाइम लगेगा क्या, कोई भी बता दो, मैं सबको मौका दे रहा हूँ। क्वाड्रेटिक, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, ये तो क्वाड्रेटिक डिग्री के बेसिस पे है बेटा, डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक है। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे सर बायनोमियल, बाइनोमियल है ना, इससे ये पता लगता है कि कोई पढ़ाई नहीं कर रहा सही से। बाइनोमियल, ठीक है, जिसमें 2 टर्म्स हो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स हो ट्राइनोमियल, और जिसमें सिर्फ एक टर्म हो मोनोमियल, और मोर देन 3 टर्म्स हो उनको सिंपल क्या बोलेंगे अपन, पॉलिनोमियल्स। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 है लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 है क्या बोलेंगे बताओ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस सर। कोई ये बताएगा कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 0 हो उनको क्या बोलेंगे भी अपन? सर कांस्टेंट। डिग्री अगर 0 है, श्रीधर प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम नेक्स्ट टाइम। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सर लाइट नहीं थी। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है भी। तो इनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, सारी बातें मैंने बड़ी डिटेल में बताई हैं। हाँ जी सर आपने y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, इसमें सर दो वेरिएबल है सर, लेकिन पॉलिनोमियल में तो एक ही वेरिएबल होगा ना। पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होगा, और ये पॉलिनोमियल सिर्फ इतना ही है, y तो रिप्रेजेंटेशन है उसका, पॉलिनोमियल सिर्फ ये है। मैं इसको y की बजाय px से लिख सकता हूं, ठीक है, मैं इसको px की बजाय hx से लिख सकता हूं, मैं इसको z से लिख सकता हूं, वो मेरी मर्जी है, ठीक है। पॉलिनोमियल सिर्फ इतना ही है, ये इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हो आप, बाइनोमियल कह सकते हो, नॉर्मल पॉलिनोमियल कह सकते हो। आई होप आप समझ पा रहे होंगे बात को, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये पॉलिनोमियल, मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज बताया, और लास्ट में अपने रिकॉल भी कर लिया एक तरीके से कि जो अपने पास डिफरेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं वो कैसे अपन ने स्टडी किए थे पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में। आई होप आप समझ पाए।
अगर मैं इसी पोलिनोमियल को यानी मैं y को 0 कर दूं, या फिर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूं कि 2x² - 1 को 0 के इक्वल पुट कर देता हूं, तो 0 के जब मैं इक्वल पुट करता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उसको मैं बोलूंगा कि ये एक इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो पॉलिनोमियल पहले क्वाड्रेटिक था, इक्वेशन बनते टाइम उसको अपन बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई डाउट? बताऊंगा वो भी, टेंशन मत लो। अच्छा, तो कुछ स्टूडेंट्स को डाउट ही हो सकता है कि सर अगर ऐसा लिखा हुआ होता तो क्या होता, 2x² = 1। क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? बताओ, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? कोई No, sir. कोई डिफरेंस नहीं है यार। मैंने क्या किया है, यहाँ पे 1 बाहर है, यहाँ पे 1 अंदर है। तो जिस स्टूडेंट ने ये बात बोली थी ना कि सर इक्वेशन में अगर इक्वल का साइन लगा हो तो इक्वेशन बन जाएगी, वो ये लाइन बोल रहा था, मतलब ये बात बोल रहा था। यहाँ पे भी इक्वल का साइन है। कुछ स्टूडेंट्स आर्ग्यू कर सकते हैं ये इक्वेशन क्यों नहीं है। यहाँ पे जो इक्वल का साइन है उसके लेफ्ट साइड में जब मैं y देखता हूं तो वो सेल्फ अंडरस्टूड है कि आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द गिवन पोलिनोमियल थ्रू y, नॉट मोर देन दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है ना भी। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा Yes, कि sir. कौन सा इक्वेशन है, कौन सा पोलिनोमियल है, ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, है ना। सारी चीज पेपर में नहीं आएंगी, ठीक है। तो थोड़ा वो चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ओके, अब आपने देखा होगा कि पोलिनोमियल एक लीनियर पोलिनोमियल भी हो सकता है, जैसे y = 3x + 2। ये कौन सा पोलिनोमियल है? ऑब्वियस सी बात है, लीनियर पोलिनोमियल है ना। क्या है ये? एक लीनियर पोलिनोमियल है। अगर मैं y को 0 कर दूं, माने 3x + 2 को अगर मैं 0 कर देता हूं तो मेरे पास यहां से x की वैल्यू -2/3 आएगी। ये क्या है? जब आपने 0 Equation? किया, ये लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन है। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, यहां तक कहानी सबको समझ आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर अब आपको कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं सर यहाँ पे y एक वेरिएबल है, यहाँ पे x एक वेरिएबल है, आप इस पूरे को भी तो एक इक्वेशन कह सकते हो। यहाँ पे मैं उनके साथ एग्री करूंगा कि मैं बिल्कुल कह सकता हूं। अगर मेरे को कोई ये कहे कि y = 3x + 2 एक इक्वेशन है, तो मैं उनको ऐसा कहूंगा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं y को अंदर ले आऊंगा, 3x - y प्लस का 2 = 0 बन जाएगा, और इसको बोलते हैं अपन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल्स। क्या Variable. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? पहले ये जो लाइन लिखी हुई थी ना, ये क्या था? ये लीनियर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्या था? सिर्फ और सिर्फ पोलिनोमियल था y = दिस। मैंने क्या काम किया, y को घुमा के राइट साइड में ले आया, या फिर इस पूरे को लेफ्ट साइड में ले गया, एक ही बात है। रिजल्ट बना ये, और इसको मैंने नाम दे दिया, ये तो इक्वेशन है। लेकिन मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। है ना? Sir? हाँ जी, हाँ जी। सर तो फिर बेसिकली y = 3x + 2 इक्वेशन है कि नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसा लिखा हुआ है और आपको वो बोलता है, वो ऐसा कभी नहीं पूछेगा क्वेश्चन कि इज इट ए पॉलिनोमियल और इट इज ए इक्वेशन। अच्छा, क्वेश्चन पूछ भी लेता है तो आप क्या बताओगे? मान लो आपको ये बोलेगा कि y = दिस वन, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो आपका आंसर होना चाहिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। ये वैसे बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तब, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर कि y = 3x + 2 एक लीनियर इक्वेशन है। सर हाँ जी सर एक बार इसे वापस से रिपीट कर सकते हो क्या? हाँ, रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहो, बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी तो मैं आपको बेसिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अगर मान लो आपको ये बोले कि y = 3x + 2 एक किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो आपके 2 आंसर आने चाहिए। एक तो लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 है, और एक बाइनोमियल यानी नंबर ऑफ टर्म्स 2 है टोटल। गॉट द पॉइंट? अगर एग्जामिनर आपको पॉलिनोमियल की बात ही ना करे, अगर क्वेश्चन पेपर में या आपको कोई क्वेश्चन मिल रहा है प्रॉब्लम में, पॉलिनोमियल की बात ही ना आ रही हो, सिर्फ इक्वेशन की बात हो रही हो, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही हो? इक्वेशन की बात हो रही हो,
तो आपको इसको इक्वेशन कंसीडर करना है और इस वाली फॉर्म में लिख लेना है। हैव यू गॉट द पॉइंट? Okay, sir. आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये एक जो मैंने लाइन लिखी है y इज इक्वल टू दिस वन, इट इज ए पोलिनोमियल एज वेल एज इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, है ना? ठीक है, बोलो भी। Yes, sir. बाकी अगर नहीं भी समझ आया तो भी आप निश्चिंत रहो, डेफिनेटली समझ आएगा। सो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है, थोड़ा सा मैंने इंट्रोड्यूस किया है कि टू वेरिएबल क्या होता है, इतना तो समझ आ गया। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल से ही अभी स्टार्ट करता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मान लो मैंने ऐसा लिखा, थोड़ी देर पहले आपके सामने लिखा हुआ था y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है? तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये एक तरीके से क्या है, डिग्री बाद में लिखूंगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है, तो उनको अपन आंसर दे सकते हैं कैसे, कि इसकी डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, राइट? बोलो भी। Yes, sir. या दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं कि इट इज ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल, इट इज बाइनोमियल इन नेचर। अच्छा, बाइनोमियल का मतलब क्या हुआ? कंटेनिंग टू टर्म्स, ऐसा पॉलिनोमियल जो कितने टर्म्स कंटेन करता है, वो टू टर्म्स, ठीक है? तो रीजन अपन यहाँ पे फिर बता देंगे, कंटेनिंग टू टर्म्स, कंटेनिंग टू टर्म्स, इसलिए मैंने इसको बोला बाइनोमियल। इतनी बातें सबको समझ आ गई होंगी, पहले भी पढ़ ली अपन ने, ये पॉलिनोमियल में रिकॉल है एक तरीके से। अब मैं कह रहा हूं यहीं पे फॉर्मेट को, पैटर्न को, प्रोसेस को अगर वो चेंज कर दे, समथिंग न्यू अगर आपसे वो पूछ रहा हो, तब आप क्या सोचोगे, कैसे थॉट प्रोसेस में लेके आओगे? मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, y माइनस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख दिया। या फिर मैं इसी चीज को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये ऐसा नहीं बन जाएगा, इज इक्वल टू 0? अब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, शायद माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो चीज पहले नेगेटिव है वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये दोनों नेगेटिव थे तो पॉजिटिव हो गए, और y नेगेटिव हो गया, करेक्ट? बोलो भी। हाँ जी, Yes, sir. ठीक है। यस सर। या तो ये यहाँ पे मैंने जब ऐसा किया ना, तो मेरे पास क्या बन गई, ये बन गई लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब ध्यान से देख लेना, मैं पूरे के पूरे चैप्टर में इक्वेशन को ऐसा लिखूंगा शॉर्ट में, क्योंकि इक्वेशन ना जाने कितनी बार लिखना पड़ेगा अपने को। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा जी, अब ये टू वेरिएबल्स कौन से हैं, ये भी मैं ब्रैकेट में मेंशन करके बता दूंगा। टू वेरिएबल्स जिनके बारे में बात हो रही है वो x एंड y है, ठीक है? ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो वेरिएबल मिलेंगे वो x एंड y मिलेंगे। आप चाहो तो कुछ और वेरिएबल भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, मतलब इट्स योर चॉइस कंप्लीटली। भाई दक्ष खंडल, इतना लेट जब आप ज्वाइन करोगे तो कैसे काम चलेगा? दक्ष खंडल, एम आई ऑडिबल टू यू? प्लीज बी ऑन टाइम नेक्स्ट टाइम। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, आना चाहिए, अगर नहीं आया तो अब आएगा शायद, कि सर आपने एक तरीका तो ये किया कि आप y को ले आए लेफ्ट साइड में या फिर राइट में लेके पूरी इक्वेशन बना दी। आप ऐसे भी तो कर सकते थे, अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इफ y इज इक्वल टू 0, मतलब मैंने y को 0 कर दिया, जिससे पर्टिकुलर वेरिएबल को डिनोट कर रखा है ना, उसको 0 कर दिया, तो क्या बनेगा? y 0 होने का मतलब सर आपका y की तो वैल्यू 2x प्लस 3 है, यानी 2x प्लस 3 0 हो गया। जैसे ही आपने 2x प्लस 3 0 किया, इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे भी एक इक्वेशन क्रिएट कर दिया। आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, फिर इस इक्वेशन का क्या नाम है? एज सिंपल एज, सेम नाम रहेगा इस इक्वेशन का भी, लीनियर इक्वेशन। बोलो बोलो, शाबाश। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल की बात हो रही है और वो वेरिएबल है x। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि कैसे एक मैंने लीनियर पॉलिनोमियल से दो इक्वेशन बना दी?
एक तो लीनियर पोलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर दिया। अच्छा, अपन 0 के इक्वल क्यों पुट करते थे वैसे? क्या तरीका रहता था 0 के इक्वल पुट करने का? सर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए। दक्ष देखो यार, सॉरी की कोई बात नहीं है, एक्चुअल में अब जो मैंने बातें बताई है ना, हो सकता है वो पेपर में ना आए, बट नॉलेज के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट रहती है इंट्रोडक्टरी लेक्चर। सो ट्राई करो कि आप 5-7 मिनट में ज्वाइन कर लो। वैसे भी मैं एटलीस्ट 6 to 7-8 मिनट्स देता हूँ। 5:38 और 9 पे मैंने क्लास स्टार्ट की थी, तो काफी टाइम रहता है, ज्वाइन कर लिया करो आप। चाय वाय पीनी हो, किसी से चैट वैट करनी हो, बातें करनी हो, तो वो साथ साथ ही कर लिया करो ना। ठीक है, अभी मजाक कर रहा हूँ, तो ट्राई करो कि आप मतलब टाइम पे ज्वाइन करो। तो मैंने क्या काम किया, वी वर हैविंग ए पोलिनोमियल, जो अपन ने पढ़ा था थोड़ी दिन पहले, पूरे पोलिनोमियल वाला चैप्टर पढ़ा, उसको मैंने जब 0 के इक्वल किया, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है 0 के इक्वल करना? क्यों करते हैं? टू गेट द जीरोस। किसी भी पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने का यही तो प्रोसीजर फॉलो किया था अपन ने। लेकिन यहाँ पे एक नई सिचुएशन बन गई कि जैसे ही आप लीनियर पोलिनोमियल को 0 के इक्वल करोगे, तो आपके पास जो टर्म बनेगी उसको मैंने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। गॉट द पॉइंट? फिर मैंने पैटर्न को थोड़ा और चेंज किया। जो राइट साइड में लिखा हुआ है या फिर लेफ्ट में लिखा हुआ है, उसको अगर मैं राइट में लेके जाऊं, जैसे यहां पे किया है मैंने, कंबाइन कर दिया सबको। कंबाइन अगर अपन कर देते हैं, ये सिचुएशन अगर अपन क्रिएट कर देते हैं, तो अपने पास ये एक फॉर्म बन गई। इसको अपन क्या बोलेंगे? ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन कितने वेरिएबल्स में? 2 वेरिएबल्स में। गॉट इट? गॉट इट? Yes, sir. या सो अब अपन क्या काम करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां तक शायद सबको बिल्कुल बेसिक चीजें समझ आई। बहुत बेसिक बताया मैंने, कुछ खास वैसा रॉकेट साइंस बताई नहीं है जो ना समझ में आए। अब देखो, अच्छा इसी इक्वेशन के बारे में थोड़ा और बात करें। y इज इक्वल टू 2x + 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं आपको ये कहूं कि आप x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करो, या x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करके दो, तो आपके माइंड में क्या क्या चीजें आने लग जाएंगी, बताओ? या फिर मान लो मैंने इस चीज को ऐसा लिख दिया, 2x - y + 3 इज इक्वल टू 0, और ये दे दिया आपको, ठीक है। और इसमें बोल दिया जाए फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। फाइंड वैल्यूज Sir? ऑफ, हाँ जी, सर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैल्यूज ऑफ x एंड y बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एनीबॉडी एल्स जो बोलना चाह रहा हो सपोर्ट में, या फिर सर किसी बट को इसके तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही यूनिक वो सॉल्यूशन है। निकलेगा नहीं। बहुत अच्छे। कोई और, किसी और के पास कुछ आइडिया हो, फटाफट बताओ। विशावास यहीं से सीखने को मिलेगा, जल्दी जल्दी बोलो। सर हम ट्रायल एंड एरर मेथड करेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड करेंगे, ठीक। और बस 2 ही आंसर है। बाकी लोग, त्वेषा, कोमल, आर्यमन, अन्विता, अक्षिता, पार्थ, प्राग, दिव्या, नागरकोटि, हंसिका, किसी के पास भी कोई आंसर? कपिल जैन, ओम शर्मा, बताओ भी। एक्स और वाई की मेरे को वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो क्या प्रोसीजर मैं फॉलो कर सकता हूँ, क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए? हाँ जी, So we can put one of them as 0 or any other value we can put first of all for them. वो तो बेटा इस पोलिनोमियल को 0 करके तो आप x की एक वैल्यू कैलकुलेट करते थे, और उसका मतलब भी मैंने बताया था कि जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो इसका ग्राफ मान लो कुछ ऐसा आ रहा हो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ x एक्सिस को कहां पे कट करेगा? x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा, और वो पॉइंट ही क्या है? -3/2 है, और उसको बोलते हैं पोलिनोमियल का जीरोस। वो अपन ने पोलिनोमियल में बात कर ली। अब अपन क्या कहना चाह रहे हैं, देखो, जब आपके पास ऐसी इक्वेशन हो जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, तो आपके पास इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं? x और y जो वेरिएबल्स हैं उनकी कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा है सर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दो, कितने मेथड तो हमें आते हैं, सारे लगा दो। लेकिन कंडीशन ये रहती है बेटा कि जब ये मेथड मैं लगाता हूं ना, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए सर? 2 इक्वेशन। रेंज रोवर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2 इक्वेशंस होनी चाहिए।
अगर अगर अपने पास सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं तो वी मस्ट हैव टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सिंपल, यहाँ पे एक ही इक्वेशन है और सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल तरीका क्या है? सिंपल तरीका सबको पता है कि आप इस इक्वेशन को वापस इसी फॉर्मेट में लिख लो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और यहां से आप क्या काम करना स्टार्ट कर दोगे, x और y की वैल्यूज लोगे। पहले आपने मान लो x 0 लिया, y कितना आएगा 3, फटाफट बोलते जाओ शाबाश। x 1 लिया, y कितना आएगा 5, x 2 लिया, y कितना आएगा 7, x माइनस 1 लिया, y कितना आएगा? नहीं समझ आ रहा? 1 यस सर आ ये रहा कर है। रहा हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 में जब मैं x की वैल्यू -1 ले रहा हूं तो 2 इंटू -1, यानी x की जगह मैं पुट कर रहा हूं -1 और कुछ नहीं कर रहा, बस रिजल्ट आया 1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। अच्छा जी, अब मैं ले रहा हूं x की वैल्यू -2, बताओ भी क्या आंसर आएगा? शाबाश, -1. -1। ठीक है, इसको सेम ही कलर से लिख देता हूं, फिर अपन वो कर देंगे। -2 यहाँ पे पुट किया तो माइनस आया 1। तो आपके पास x और y का जो ये डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है? ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकता हूं मैं, मतलब इनफाइनाइट, करोड़ों लाखों अरबों सॉल्यूशंस हैं। ऐसे x की वैल्यू पुट करते जाओ, y चेंज होता जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है भी, ऐसा बताओ? सर क्योंकि एक ही इक्वेशन है। इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो हैं, तुम्हारे हाथ में है। हमेशा एक इक्वेशन कितना सॉल्यूशन देगी? एक ही तो सॉल्यूशन देगी, एक ही वेरिएबल का तो सॉल्यूशन देगी। ठीक है, तो देयर आर ऑल सच पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y। अपन ने क्या निकालने की कोशिश की है? सम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y। और यहां पे मैं एक लाइन लिख रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, या फिर मैं ऐसा कहूं देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज, इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x and y when only one equation is given, only one equation in two variables is given। क्या समझे भाई? समझ आया थोड़ा बहुत? ठीक है, ये पहले से ही पता ही थी आपको बात, मैंने थोड़ा सा रिकॉल करा दिया ताकि आपके माइंड में ये ना चलने लग जाए कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो या एलिमिनेशन लगा दो। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? बोलो भी। यस सर। या तो अब मैं Yes, थोड़ा सा sir. क्या काम करता हूँ यहाँ पे, एक जो ब्रॉड पैटर्न है वो ये है कि अपन दो तरीके से किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। अच्छा फिर ठीक है, इस पे आते हैं भी। सॉल्यूशन कब मिलेगा, प्रॉपर सॉल्यूशन कब मिलेगा? तो प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए तो आपके पास क्या होना चाहिए? दो इक्वेशन होनी चाहिए भी, दो इक्वेशन होनी चाहिए ना। ठीक है, यस दो इक्वेशन बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कोई बता सकता है अभी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। सर ax plus by plus c equals to 0। बहुत अच्छे, वेरी गुड। दो वेरिएबल्स आपको गिवन हो और आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा जाए तो आपको ये चीज आपके माइंड में चलनी चाहिए। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके भी, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कोई भी लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल्स। यहाँ पे x एंड y क्या है? Real numbers. रियल नंबर्स। x and y are variables। क्या है? यस वेरिएबल्स है। ओके भी। अच्छा a b एंड c क्या है? a b, सर रियल नंबर। The real number. जो a b c है वो क्या है? बिलोंग्स टू कांस्टेंट। रियल नंबर, ये सबको पता है। अब मैंने यहाँ पे a b c सबको रियल नंबर ले लिया, क्या a और b की वैल्यू 0 हो सकती है? No, sir.
क्या दोनों की जीरो हो सकती है या फिर एक की हो सकती है? जैसे मान लो ए जीरो हो जाए बी ना हो, वाइस वर्सा, यानी बी जीरो हो जाए ए ना हो, बताओ। No, सर sir. तो वो फिर एक वन वेरिएबल में रह जाएगा। जैसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता था, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखता था, लिखते थे ना अपन, तो मैं क्या बोलता था कि एबीसी सारे क्या है, रियल नंबर है, और ए क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों बोलता था ऐसा? क्योंकि भी ऐसा अगर ए जीरो हो गए तो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा ना, समझ रहे हो? Linear हो जाएगा. है ना? जैसे ए एक्स प्लस बी है, ये एक पोलिनोमियल है, ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए भी रियल हो सकता है। ऐसा क्यों बोलते थे अपन? ऐसा इसलिए बोलते थे कि अगर ऐसा हो गया तो बारिश होगी, है ना, बाढ़ आ सकती है, मतलब ये पोलिनोमियल लीनियर नहीं रहेगा। ठीक है, कूल। तो यहाँ पे मैं ऐसी क्या कंडीशन रखूं ए और बी की, ताकि ये इक्वेशन लीनियर भी रहे और अपने को समझ में भी आता रहे कि ठीक है, हाँ ए और बी ये हो सकता है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना भी उसको। नोट ए एंड बी, फिर उसका मीनिंग भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक बार मैं लिख देता हूं। ए एंड बी आर नोट बोथ जीरो, आर नोट बोथ जीरो। मेरा कहने का मतलब है कि साइमल्टेनियसली या फिर एट ए टाइम ए और बी दोनों जीरो नहीं हो सकते। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, देखो। अच्छा एक चीज हो रही है, बाद में बताऊंगा ऐसा होगा तो क्या होगा। क्या मैं इस लाइन को किसी और चीज से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? मैथमेटिकली अपन कैसा क्या कह सकते हैं, बता सकता है कोई? मैथमेटिकली मैं इसके कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? सर ए कॉमा बी इज Sir, इक्वल टू A लगा के and उसके B ऊपर are एक काट, natural मतलब numbers. लाइक मैथमेटिकली Sir, मैं इस चीज को कह सकता हूं कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। चेक करके देख लो, ए जीरो होगा तो बी जीरो नहीं होगा, और बी जीरो होगा तो ए जीरो नहीं होगा। समझ गए? Sir, can we write that A and B are natural numbers? ना 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 ना, जब नेचुरल नंबर लिखना होता तो यहाँ फिर रियल क्यों नहीं लिखता मैं? क्या मतलब ए की वैल्यू -3 नहीं हो सकती? क्या बी की वैल्यू -2/5 नहीं हो सकती? हो सकती है, नेचुरल तो नहीं कह सकते। मैं बस ये कह रहा हूं, आप बात को समझो। ए बी सी जो आपका मन करे ले लो, ए को जीरो ले लो चलेगा, लेकिन जब ए जीरो ले लो तो बी जीरो नहीं चलेगा, मतलब ये सिचुएशन नहीं चलेगी। हाँ ए जीरो है, बी नॉट इक्वल टू जीरो है, चलेगा, दौड़ेगा। बात समझ रहे हो? सी चाहे जीरो हो, मतलब एक एटलीस्ट नॉन जीरो होना चाहिए ए और बी में से, है ना? क्या मैं इस लाइन को ऐसा लिख सकता हूं दूसरी लैंग्वेज में? इट मीन्स आउट ऑफ ए एंड बी, out of A and B at least, ये पहले लगाना चाहिए था यार, एक सेकंड। It means out of A and B, it means at least one out of A, at least one out of A and B, out of A and B क्या होना चाहिए भी? नॉन जीरो, या should be non-zero, should be non-zero। मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अच्छा ये बात तो समझ आ गई। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि सर अगर हो जाए जीरो तो क्या सिचुएशन होगी? अब देखो मैं सारे केसेस लेता हूँ। मान लो अपन ने एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें ए भी जीरो है और बी भी जीरो है, यही तो कह रहा है एग्जांपल। देखो तो क्या सिचुएशन होगी, आप किसी इक्वेशन को क्या लिखोगे भी? मान लो आपके पास एक एग्जांपल मैं ऐसे रैंडम ये ले रहा हूँ, मैंने लिख दिया कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू एक जीरो इक्वेशन। अगर आपने ऐसा कर दिया कि इफ ए बी जीरो एंड बी भी जीरो, तो क्या बनेगा बताओ? 0x प्लस में 0y प्लस में c इज इक्वल टू 0, है ना? तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? ये तो फिनिश हो गया, डेड हो गया, खत्म हो गया जीरो से मल्टीप्लाई करते ही। तो c इज इक्वल टू 0, भाई c की वैल्यू 0 आ जाएगी। c की वैल्यू 0 आने का मतलब c 0 ही होगा और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। c की वैल्यू 5 है तो वो 0 के इक्वल हो नहीं सकती, c सिर्फ 0 होना पड़ेगा। अगर a एंड b 0 हो जाए
तो एक ही अपॉर्चुनिटी, एक ही कंडीशन, एक ही केस बनता है कि सी को 0 ही होना पड़ेगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सी कुछ और कांस्टेंट रियल नंबर कुछ हो ही नहीं सकता। खुद सोच के देखो, मान लो मैंने एक ऐसी इक्वेशन लिखी 2x + 3y + √5, मैंने x को भी 0 कर दिया, y को भी 0 कर दिया, तो क्या इस इक्वेशन में पॉसिबल है ऐसा x और y कभी दोनों 0 आ सकते हैं? कभी नहीं आएंगे, क्योंकि √5 कभी 0 के इक्वल होगा ही नहीं। भाई एक बात बताओ, आपने इक्वेशन लिखी 2x - 3y + 3 = 0, जब आपने x को 0 किया तो ये 0 बन गया, y को 0 किया तो ये 0 बन गया। क्या पॉसिबल है ऐसा? बताओ, बोलो। नहीं है। हाँ, क्या मैंने ऐसा लिख दिया 2x - 3y = 0, यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है कि आप x भी 0 पुट कर दो, y भी 0 पुट कर दो, 0 - 0 0 के इक्वल आ रहा है, सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। सी यहाँ पे है ही नहीं, सी 0 ही है कांस्टेंट का। तो मैं इसकी एग्जांपल लिख रहा हूँ। ये बहुत बेसिक बातें हैं, मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ पेपर में आएगा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ऐसा कहूँ, जैसे मान लो मैंने अभी दिया 2x - 3y = अगर 0 है, इसको आप सोल्व करते हो तो x भी 0 एंड y भी 0, एक ही पॉसिबिलिटी है। क्या और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? क्या एक ही सॉल्यूशन है? बहुत सारे सॉल्यूशन है यार। कैसे निकालते थे सॉल्यूशन? बाकी ऐसे ही तो करते थे, 2x = 3y, है ना, और क्या करते थे, x = 3y/2। अब पुट करते जाओ, y1 ले लो, x कितना आ जाएगा, 3/2, है ना, y2 ले लो, x कितना आ जाएगा, x 3 आ जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस है, बट एक सॉल्यूशन ये भी है, मैं ये कह रहा हूँ, इस बात को समझो बस। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा नॉलेज मैंने आपको दिया कि अगर ऐसा 0 हो जाए तो सी भी 0 होगा, इसका ये एग्जांपल है। ठीक है, ज्यादा अपन डिटेल में नहीं जा रहे, फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, अच्छा, दूसरी सिचुएशन अपन लेते हैं भी अब, कि मान लो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें a 0 है। मान लो ऐसी सिचुएशन है जिसमें ax + by + c = 0 में इफ a को मैं 0 पुट कर दूं, a 0 है, तो क्या बनेगा सिचुएशन देखो, 0x प्लस में by प्लस में c = 0। बोलो भाई, यानी by + c = 0 क्या बन गया? आपके पास जो पहले इक्वेशन 2 वेरिएबल में थी वो कन्वर्ट होकर किस में बन गई? ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिमिलरली अगर आप b को 0 कर दो तो क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ax + c बन जाएगी, है ना। इफ b 0, तो b 0 तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ? ax + c 0। ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही तो है। इतनी समझ आ गई भी बात? या चलिए ठीक है, इतनी बात मैंने आपको बता दी, बहुत बेसिक बात है। चलो मैं एक और एग्जांपल के थ्रू चलते हैं अपन। मान लो कि मैंने एक एग्जांपल लिया 3x + 4y - = 6 है, सॉरी, और यहां पे मैं आपको कह रहा हूं कि फाइंड a b c। x y की वैल्यू नहीं पूछी, a b c की वैल्यू पूछी है। a b c क्या है भाई? a b c तो कोफिशिएंट्स हैं, या फिर आप ऐसा कह लो कि टर्म्स हैं, रियल नंबर्स हैं। बताओ भी एबीसी की वैल्यू बताओ, शाबाश, कौन बताएगा? सर 3, 4 and -6। या अब आपको क्या काम करना है, ये इसको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ना। तो मैं क्या काम लिखूंगा? पहले लिखूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या लिखेंगे भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इतनी कहानी समझ आई? सबको पता ही है क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स? ax + by + c = 0। ये आपने लिखी है इक्वेशन नंबर 1। अपने को गिवन क्या है? अपने को गिवन इक्वेशन क्या है भी? 3x + 4y = 6 है। तो मैं क्या करूंगा? इसका कन्वर्ट कर लूंगा स्टैंडर्ड में, 6 को अंदर ले आएंगे। अब अपन क्या काम करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, है ना। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, बताओ भी अपने को क्या रिजल्ट मिलेगा?
अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। समझ पा रहे हैं भी? a की वैल्यू 3 आ गई, बोलो। Yes, sir. या निधि बताएगी b की वैल्यू कितनी आएगी। निधि b कितना आएगा कंपैरिजन करने पे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं बाकी लोग। निधि आवाज आ रही है? बादल, हाँ निधि बताओगी, बताओ। Sir, 4. या वेरी गुड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, b है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4 है। बहुत अच्छे। b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, वेरी गुड, b 4 आ गया। अच्छा जी, उमेश, Sir, what is चावला, coefficient? दिव्या, मुस्कान, प्रांजल, निधि, वेरी गुड वेरी गुड। काफी स्टूडेंट ने मैसेज भी किया अभी। अब अपने को फाइंड आउट करनी है c की वैल्यू। c कितना आ जाएगा अभी? श्रीधर गुड, कपिल वेरी गुड। c कितना आ जाएगा? -6. -6, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट c है और यहाँ पे ऐसा टर्म जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, -6 है, तो दोनों साइड कंपैरिजन करूंगा, -6 आएगा। और माइनस को मैंने आपको बताया था हमेशा साथ में लेके चलना है। तो आपको मैंने क्या बातें बताई अब तक कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन ax + by + c है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म आप किसी भी इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करके a b c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, एक बात। दूसरी बात मैंने बताने की ये कोशिश की है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, ax + by + c = 0, ऐसे दिखेगी लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने बताई, वो आपको याद रखना जरूरी है कि a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। बस इतनी सी लाइन आप याद रख लो, चल जाएगा काम। ओके, फिर मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल ये दे दे या फिर इक्वेशन दे दे जिसमें 2 वेरिएबल हो तो कितने सॉल्यूशंस हैं। तो अपन ने नोट लगा करके इसको लिखा कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, कुछ मैंने 4-5 सॉल्यूशंस यहाँ पे बताए भी आपको, और ये आप पहले से भी जानते हो। पॉलिनोमियल में भी आपने पढ़ा है कि ऐसे सॉल्यूशन क्यों पॉसिबल है। उससे पहले मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि लीनियर पॉलिनोमियल जो अपन ने पढ़ा था वो इक्वेशन कैसे बनता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कैसे बनता है एंड 2 वेरिएबल कैसे बनता है। आई होप आप इन चीजों को समझ पाए। बताओ ये समझ पाए या नहीं समझ पाए? Yes, sir. गुड। यस सर। सो ये बहुत ही बेसिक नॉलेज था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्चुअल चैप्टर, कि जो चैप्टर है वो क्या कहेगा, मतलब चैप्टर में अपने को कैसी सिचुएशन मिलेगी। देखो भी, अब मान लो कि ये तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया जब आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन हो। कुछ स्टूडेंट ऐसा भी कह सकते हैं कि सर इक्वेशन अपने पास 2 हो सकती हैं, 3, 4 हो सकती हैं। देखो भी, इक्वेशन डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि वो आपसे किस टाइप की इक्वेशन दे रहा है और क्या पूछना चाह रहा है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता था कि सर अपन अगर x और y की एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो, या फिर मैं कहूं यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो अपने, तो अपन क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, या फिर अपने पास क्या होना चाहिए, व्हाट मस्ट वी हैव टू डू दिस, टू फाइंड दिस। सर at least 2 equations. नॉट एटलीस्ट, एग्जैक्टली 2 इक्वेशंस। भी एटलीस्ट का मतलब तो 3, 4, 5, 15, 25 कितनी हो सकती है। एटलीस्ट का मतलब तो 2 एटलीस्ट है, उससे ज्यादा तो कितना ही हो सकता है ना। भी मैं बोलूं Yes, एटलीस्ट 2, इट मींस 2 एंड मोर देन 2। मैं बोल रहा हूं एटमोस्ट 2, इट मींस 2 और लेस देन 2। मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली 2, इट मींस एग्जैक्टली 2। ठीक है, समझ गए ना, इजी है तो। हाँ भाई, तो अपने को अगर x और y की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वी मस्ट हैव 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। Got the point? Okay. So to calculate, to get the unique solution, या फिर मैं कहूं exactly 1 solution। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, exactly 1 solution of x and y, we must have, क्या होना चाहिए भी अपने पास, we must have 2 variables. 2 equations
इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, या फिर ये मत लिखो चलेगा, टू इक्वेशंस होनी चाहिए। और इन्हीं टू इक्वेशंस को क्या बोला जाता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मैं उनका क्या लिख रहा हूं, आपके सामने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1, मैंने गलत लिख दिया, तो बता सकता है कोई ये कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म? मतलब मैंने एक इक्वेशन को कैसे लिखा, ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0, ये तो एक इक्वेशन थी। अब मेरे को दूसरी इक्वेशन बनानी है ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म, बताओ क्या करें, क्या चेंज करें? A2x सर a2x plus b2y plus c2 equals to 0। या अब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि x और y हमेशा x और y रहेंगे। कुछ लोग ऐसा ना लिख दें x1 y1, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल तो वेरिएबल ही रहेगा ना। चेंज क्या कर सकते हैं अपन? कांस्टेंट को चेंज कर सकते हैं। यानी मैं लिख सकता हूँ a1, हाँ जी सर वेरिएबल भी तो चेंज हो सकता है। वेरिएबल चेंज हो सकता है, लेकिन वेरिएबल आप कैसे चेंज करोगे? मतलब आप, चलो बताऊंगा अभी। a1 b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बन सकती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सर हाँ जी, सर a डैश भी लगा सकते हैं ना? a डैश भी लगा सकते हैं। ये आपके पास क्या है? ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इन टू सर वेरिएबल्स। B2y plus C2 होगा ना? C2 तो लिखा है, ध्यान से देखो भी आप। C2 नहीं है? यस हाँ वैष्णवी, मैं बताता हूँ, दोनों डाउट बताता हूँ। अब देखो भी, कुछ स्टूडेंट ने बोला कि सर वेरिएबल भी तो चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो आपने ऐसा लिख दिया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब आप आगे वेरिएबल चेंज करने पे, यानी u मान लो और प्लस में b v मान लो, चेंज कर दिया मैंने वेरिएबल। जैसे ही चेंज कर दिया आप फंस गए। कैसे फंसे? पहली इक्वेशन में दो वेरिएबल और आ गए, टोटल वेरिएबल हो गए 4। आपको चाहिए 4 इक्वेशंस टोटल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। समझे कि नहीं समझे? कहां दिक्कत आ रही है? अगर मैं वेरिएबल को चेंज कर दूंगा तो मेरे को और इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। बात समझ रहे हो भी? अरे भाई Yes, sir. x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी, इक्वेशन तो एक ही है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। u एंड v के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। मेरे को क्या चाहिए? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? अपने को वेरिएबल सेम रखने हैं ताकि अपन यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकें। चेंज क्या करेंगे? कांस्टेंट कह लो, या फिर a1 b1 c1 a2 b2 c लो, जो कोफिशिएंट्स है वो कह लो, और इनको कांस्टेंट ही बोला जाता है वैसे। कोई डाउट? इतनी बात आपको No, समझ आई क्यों इनको चेंज किया? अच्छा जी। अब कुछ स्टूडेंट ऐसा, मतलब मैं ये लिख नहीं रहा, वैसे एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कई बार ऐसा भी लिखेंगे अपन, ax प्लस by प्लस c, ये आपके पास एक इक्वेशन है। कोई स्टूडेंट ऐसा भी कर सकता है, a डैश x प्लस में b डैश y प्लस में c डैश इज इक्वल टू 0। एक ही बात है, ये भी एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन और ये सेम ही चीज है, लेकिन डैश 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 बार बार ना लगाएं। तो बेटर और अप्रोप्रिएट और स्टैंडर्ड मेथड यही लेते हैं अपन, a1 b1 c1 a2 b2 c2। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, अच्छा जी। अब आप एक बात ये बताओ कि अगर आपको ये एक्सप्लेन करना हो कि यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, तो वेरिएबल्स तो मैंने बोल दी एक्स एंड वाई। ठीक है, अच्छा जी। a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, ये क्या है? रियल नंबर्स। ये कांस्टेंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इनको आप कह सकते हो कि ये सॉरी, मतलब इनको बोला जाता है वैसे बिलोंग्स टू आर, या फिर मैं ऐसा कहूं कि इनको कांस्टेंट्स भी कह सकते हो। एक बात, इतना समझ आ गया? कंडीशन वही सेम वापस रिपीट कर रहा हूं, a1 और b1 एक साथ 0 नहीं हो सकते।
उस लाइन को मैं क्या लिख सकता हूं कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस वन, ये वाला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो ध्यान से यार, कि मैंने a को 0 कर दिया। एक बात बताओ आप, a आपने 0 ले लिया, तो क्या मैं यहाँ b 0 पुट कर सकता हूँ इसमें? कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कंडीशन खुद कह रही है नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए पूरी इक्वेशन। तो जब a 0 है तो b 0 नहीं हो सकता, और अगर b 0 है तो a 0 नहीं हो सकता, यानी वाइस वर्सा भी ट्रू है। वैष्णवी समझ आ गई आपको ये इक्वेशन? अब सर पर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दोनों ही नहीं हो सकते ना। दोनों मतलब समझा नहीं मैं। सर ए और बी साथ a में और होना तो लीनियर हो जाएगा। a और b साथ 0 तो लीनियर हो जाएगा। नो सर, अगर ए को भी 0 करेंगे तो फिर वो लीनियर नहीं हो जाएगा इन हाँ, a वन को 0 कर वेरिएबल। देंगे तो लीनियर हो जाएगा। क्या दिक्कत है? लीनियर हो जाएगी इक्वेशन, उसमें क्या है? मैंने तो ये बोला ही नहीं कि लीनियर इक्वेशन को हमेशा सॉरी लीनियर होगी, लीनियर ही तो बोल रहा हूँ मैं ये कब कह रहा हूँ कि मतलब सर इन वन linear- वेरिएबल। हाँ, तो क्या दिक्कत है? चलेगा वन वेरिएबल। अपने को क्वेश्चन वाला अगर वन वेरिएबल देगा तो अपने लिए इजी है, ज्यादा इजी है, वन वेरिएबल फाइंड आउट कर लेंगे अपन। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है कि इक्वेशन ही खत्म ना हो जाए, इक्वेशन ही फिनिश ना हो जाए। अच्छा, ये बात आप सर। पूछना चाह रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है, अब देखो मैं समझ गया। मान लो कि आपको इक्वेशन ऐसे दे दे, तो वो तो आप क्रिएट कर सकते हो। कैसे बताता हूं मोटू? या मान लो आपको इक्वेशन दे दिया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कितने वेरिएबल में है ये? वन वेरिएबल में दिख रही है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो टू वेरिएबल में। कैसे? 2x प्लस 0y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। खत्म। 0y आ गया, सोल्व करने में यूज हो जाएगा। क्या दिक्कत है? y इंटू 0 0 बन जाएगा, कोई चेंज ही नहीं किया मैंने। टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया इसको, जब मेरे को यूज करना होगा टू वेरिएबल में तब। समझ गए? मान लो आपको ऐसे दे दे, एक मिनट भी, मान लो आपको ऐसे दे दे कि क्या बोलते हैं 3y प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि 0x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या दिक्कत हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। हाँ जी बोलो। अगर ये ना बात नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं यार, भूल जाओ इसको, जाने इग्नोर करो। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसकी जगह अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं a प्लस बी नॉट इक्वल टू 0। उसका भी तो मतलब यही a होगा ना, अगर प्लस a को बी 0 नॉट इक्वल टू 0 ये लिख सकते हैं। ये अगर कहना चाह a रहे हो को ना? 0 लिया तो b 0 नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन मैंने a को ले लिया 3 और b को ले लिया -3। ओके सर। ठीक है, मतलब आप मैं ऐसा करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा थोड़ा इसमें। बस ये याद रख लो आप, a एंड b आर नॉट बोथ जीरोस। ठीक है, एट ए टाइम दोनों जीरो नहीं होंगे, बस इतना समझ लो। ये ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, या क्या ही कर रहा हूँ अभी, एक सेकंड। ठीक है अभी, अब आते हैं नेक्स्ट पे। चलो इसको इतना रहने दो, एंड बाकी बस कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि a1 एंड b1 एंड a2 एंड b2 साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते। राइट? थोड़ा समझ आया भी ये? यस सर। a1 b1 and a2 b2 cannot be equal to 0, cannot be equal to 0 at the same time, cannot be 0 simultaneously। बस ये ध्यान में रख लो आप। राइट? ओके, अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे। क्या सीखा अपन ने कि कोई भी दो इक्वेशन अपने को दे तो वो ऐसे दिखेंगी, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, और इनको अपन बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। गॉट इट? या यस सर। सो अब अपन फाइनली कहां पे स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं।
जब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे तो क्या क्या हो सकता है, मतलब वो इक्वेशन आपस में क्या क्या कर सकती है। अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिकली, अगर आपसे पूछूं ज्योमेट्रिकली क्या क्या पॉसिबल है, एल्जेब्रिकली तो मैथमेटिकली अपन बाद में बात करेंगे, ज्योमेट्रिकली क्या क्या हो सकता है जब आपको दो इक्वेशन दे दे। कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है बताओ। ग्राफ बना सकते हैं हम। ग्राफ बना सकते हैं, मैं उस ग्राफ में ही पूछ रहा हूँ, उस ग्राफ में कितने टाइप के ग्राफ बन सकते हैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सही समझे आप बिल्कुल। Sir, may you explain your question? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको जब ये इक्वेशन दे दी a1x, चलो मैं लिख ही देता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा दे दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, क्या पॉसिबिलिटीज हैं इनसे, ज्योमेट्रिकली पूछ रहा हूँ, ज्योमेट्रिकली क्या पॉसिबिलिटीज है। ज्योमेट्रिकली का मतलब ये होता है जब इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है, ये है ज्योमेट्रिकली का मतलब। सर ये लाइंस एक दूसरे को पैरेलल हो सकती है सर, ये एक दूसरे के सर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, और सर थर्ड होता है सर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। बहुत अच्छे, वेरी गुड, समझ पा रहे हैं भी। तीन ही सिचुएशन बनेंगी, चौथी सिचुएशन फोर्थ सिचुएशन अगर कोई बनती है तो बता दो आप मेरे को, एनीबॉडी हु इज थिंकिंग दैट सर फोर्थ सिचुएशन ये हो सकती है। लाइन या तो पैरेलल हो सकती है ज्योमेट्रिकली, मैंने पूछा था आपसे, या इंटरसेक्ट कर सकती है, या फिर ओवरलैप यानी कोइंसाइड कर सकती है, समझ गए, बोलो भी। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, गिवन टू लाइंस, ये आपको एक तरीके से अगर ज्योमेट्रिकली अगर मैं बात करूं ना तो स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशन है ना ये भी, मैथमेटिकली मैं लाइन जिसको बोल रहा हूं, इक्वेशन जिसको बोल रहा हूं, ये स्ट्रेट लाइन की ही तो इक्वेशन है ना। तो गिवन टू लाइंस, जब मैं इनको ड्रॉ करूंगा तो लाइन ही आएगी ना, इन ए प्लेन, गिवन टू लाइंस इन ए प्लेन, in a plane, only one of the given two lines in a plane, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, there is only one possibility, one of the following three possibilities, मतलब आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज टोटल होंगी, लेकिन एट ए टाइम कितना बनेगा, एक ही सिचुएशन बनेगी, थ्री पॉसिबिलिटीज कैन टेक प्लेस, या फिर कैन की बजाय टेक प्लेस, कैन हैपन कर लो, कैन हैपन व्हेन टू लाइंस आर गिवन, टू लाइंस आर गिवन, समझे या नहीं समझे। फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी एट ए टाइम आपको देखने को मिलेगी, इससे अलग कुछ नहीं होगा। क्या क्या वो पॉसिबिलिटीज हैं, उनकी क्या क्या सिचुएशन है, मैं सारी चीजें एक साथ ही बताने जा रहा हूं। पहली सिचुएशन क्या हो सकती है अभी, इंटरसेक्ट, या द टू लाइंस will intersect, the two line will intersect at one point, अच्छा टू लाइन इंटरसेक्ट करती हुई कैसी दिखेंगी आपको, एक लाइन ऐसे मान लो, एक काम करते हैं ना, ऐसे करते हैं, एक लाइन ऐसे मान लो, ठीक है, दूसरी लाइन कुछ ऐसे ले लो, ठीक है, ऐसे ही तो होगा भी कुछ, या क्या कोई बता सकता है कि इंटरसेक्ट कब करेंगी लाइन, कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन है मैथमेटिकली,
सर यूनिक सोल्यूशन। नहीं, यूनिक सॉल्यूशन तो मिलेगा। कंडीशन क्या है मैथमेटिकली, इनकी क्या कंडीशन होगी? Sir, A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. वेरी गुड। तो द टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, तो उसकी जो मैथमेटिकल कंडीशन होगी वो होगी A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। ये मैंने क्या लिखा है, ये आपको एल्जेब्रिकली या मैथमेटिकली ये कंडीशन फॉलो करनी है, या ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए जब लाइन इंटरसेक्ट करें तब। अच्छा जी, और अपने को क्या मिलेगा? यूनिक सोल्यूशन। या एंड वी विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब वैसा कोई सॉल्यूशन और पॉसिबल ही नहीं होगा। Exactly one. या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो अगर आपको कोई पूछे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिल रहा है, या फिर आपको कहीं दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि ऐसा हुआ होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। समझ गए? यस। गुड। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन में सर पैरेलल। या द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट। भी ऐसा भी तो हो सकता है ना, इंटरसेक्ट करे ही ना, विल नॉट इंटरसेक्ट। अब जब दो लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही हैं तो क्या सिचुएशन है? अब आप यही कहोगे सर सच दैट दे आर पैरेलल। Parallel. दे आर पैरेलल। दोनों की दोनों लाइन पैरेलल हो गई। अब जब दोनों लाइन आपकी पैरेलल हो चुकी हैं तो आप क्या लिखोगे? या बोथ द लाइन्स आर पैरेलल। और पैरेलल लाइन कैसे दिखेंगी? ऐसे कुछ दिखेंगी, एक लाइन फिर दूसरी लाइन। एग्री कर रहे हो भी? ठीक है, ये पैरेलल है। Yes, sir. ये इसके पैरेलल। ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, किसी भी प्लेन में लेके चले जाओ, कहीं भी लेके चले जाओ, विल नॉट इंटरसेक्ट। अच्छा, कंडीशन क्या है लाइन के पैरेलल होने की? क्या कंडीशन होगी? मैं साथ में A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. या आपको याद रखना है कि A1 ओवर A2 जो रेशियो है कोफिशिएंट्स का या कॉन्स्टेंट्स कह लो, B1 ओवर B2 और C1 ओवर C2 तीनों इक्वल होंगे। सही बोल रहा हूँ? नो सर, Sir, B1 upon B2 not equal to C1 upon C2. yes, इक्वल sir. नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2 आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है जब दोनों की दोनों लाइन पैरेलल हो या फिर इंटरसेक्ट ना करें। और आपको जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो कैसे दिखेंगे? मतलब Sir, क्या no होंगे? solution. सर नो सॉल्यूशंस होंगे इसके। कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं जब तक लाइन इंटरसेक्ट नहीं हुई। सॉल्यूशन कहां से मिलेंगे? वी विल गेट सर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन को कई बार जीरो सॉल्यूशन भी कहता है। तो जीरो सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू 0 मिल गया आपको। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना थोड़ा। अब अपन आते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन क्या होगी? Coincident. Coincident. The line will be coincident. The two lines will be coincident. इन तीन में से एक ही सिचुएशन होगी हर बार। Coincident. अब लाइन कोइंसिडेंट हो रही है, उसको मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ ड्रॉ करने की। आप समझने की कोशिश करना कि लाइन कोइंसिडेंट कैसे हो सकती है। जैसे मान लो एक तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी ब्लैक वाले कलर से, ठीक है, और दूसरी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ पिंक वाले कलर से। ठीक है, अभी एग्री कर रहे हो आप? यस सर। Yes, sir. ऐसे समझ लो। तो ये थोड़ा सा मैंने मतलब ऐसे शो करने की कोशिश की है कि ये कोइंसाइड कर रही है।
ठीक है ना, दो लाइन साफ दिख रही है, कोइंसाइड कर रही हैं। तो अब एक बात बताओ, कोइंसाइड कर रही है तो हर किसी पॉइंट पे तो मिल ही रही है ना ये, तो कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, एक बात। और कंडीशन क्या होगी इसकी? तो सारे रेशियोज इक्वल हैं। अब ऐसी सिचुएशन में सारे के सारे जो रेशियोज आएंगे वो इक्वल आएंगे, यानी A1 का रेशियो A2 के साथ, B1 का रेशियो B2 के साथ, C1 का रेशियो C2 के साथ इक्वल आएगा। और एग्जाम में आप ऐसा मान के चलो कि भर भर के क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन, इस तो मैंने अब तक कंसेप्ट बताया है ना, उसमें ऐसा मान लो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अपन ने यही कंसेप्ट कवर किया है। क्या होगा जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, क्या होगा जब लाइन पैरेलल होंगी, क्या होगा जब लाइन कोइंसाइड करेंगी या कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। और वी विल गेट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं नीचे, वी विल गेट कितने सॉल्यूशंस? इनफाइनाइट। Infinitely many solutions. ठीक है, समझ रहे हो अभी? Morning walk 3 together and their step respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same? ठीक है, देखो 40, 42 एंड 45 हर एक स्टेप मेजर कर रहा है, तो मिनिमम कितनी डिस्टेंस उनको चलनी चाहिए? तो 40, 42 और 45 का एलसीएम ले लो ओम शर्मा, व्हाट इट? या सो वी विल गेट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो तीनों कंडीशन आप याद रखो। कोइंसिडेंस का मतलब क्या है, पैरेलल का क्या मतलब है, और लाइन इंटरसेक्ट क्या कब करती है उसका क्या मतलब है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आता है कि अपने जो अपन बातें डिस्कस की हैं उसमें इंपॉर्टेंट बात यही थी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है रिप्रेजेंट करने का, और लाइंस के साथ क्या क्या सिचुएशन है, 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 3 में से एक पॉसिबिलिटीज एट ए टाइम रहेगी, उनकी मैंने आपको कंडीशन बता दी है तीनों की तीनों। अब अपन क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड, तैयार हो आप क्वेश्चन करने के लिए? यस सर। या तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो find out whether representing the following pairs of representing the following pairs of linear equations, pair of linear equations। अब इक्वेशंस क्या है, मैंने एस लगा दिया, मतलब मोर देन वन इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, और क्या क्या हो सकता है, आर पैरेलल, और क्या हो सकता है, और कोइंसिडेंट या कोइंसाइड। आपको जो लाइन गिवन है ना उसमें से चेक करके बताना है कि वो पैरेलल है, कोइंसाइड कर रही है, या फिर इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। व्हाट इट? तो ये क्वेश्चन था बेसिकली, इसमें पहला पार्ट है, आप ऐसा समझ लो, ये फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 3x + 2y = 5, और दूसरी लाइन क्या है, 2x - 3y = 7। फटाफट चैट बॉक्स में मैसेज करना है और कुछ नहीं करना, शाबाश। उमेश चावला, मिहिर तोलानी, प्राग, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। प्रांजल, श्रीधर, गुड गुड गुड, शाबाश। सबका आंसर आना चाहिए भी, एवरीबडी शुड गेट द आंसर। कोमल कुमारी, श्रीधर, गुड। आर्यन कशाना, चेक करो भी। कपिल जैन, वेरी गुड। अनविता खंडेलवाल, बहुत अच्छे। वैष्णवी गर्ग, गुड।
गुड गुड, बस इतने लोगों का आंसर आया। इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? कम से कम मैंने एटलीस्ट 1 आवर एंड 10 मिनट्स कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं कर पाया। नहीं समझ आ रहा भी कैसे चेक करेंगे? खुशी नागरकोटी, मुस्कान आपको समझ आ रही है भी क्लास? Yes, sir. गुड। अब देखो भी आर्यन कशाना इंटरसेक्ट गुड गुड, आर्यमन शर्मा गुड। अब कई बार क्या होता है कि अपन आंसर देते टाइम बड़ा थोड़ा फास्ट कर देते हैं, जैसे नीले गुप्ता भी बोल रहा है सर लाइन को इंसिडेंट हो गई है ना, तो अपन करते क्या है कि जल्दी कर देते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, जब आपको लाइन दे कोई, तो सबसे पहला स्टेप आप फॉलो करो कि उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या करो भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। आप जल्दी करो ही मत, यानी मतलब मैं इसको ऐसे सोल्व करूंगा। थ्री एक्स चेंज कर लेता हूं। पहली लाइन क्या लिखूंगा? 3x प्लस में 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। दूसरी लाइन 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। दिव्या गुड। कई बार आपका आंसर बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया आ जाएगा, बट आप हैबिट डाल लो कि कन्वर्ट करना ही करना है। ओके, अब क्या करेंगे भाई? अब आप मेरे को कंपैरिजन करके बताओ। अगर मैं इसको फर्स्ट लाइन मान रहा हूं तो यहां से मेरे को क्या क्या मिलेगा? a1 मिलेगा, वो 3 है, ठीक है। और क्या मिलेगा? b1 मिलेगा। भी कंपैरिजन किसके साथ करेंगे पता है ना? a1x प्लस b1y प्लस c1। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? भी जिन स्टूडेंट को नहीं समझ आया, मैं उत्पन्न क्या काम Yes, sir. मैंने मान लिया Yes, sir. a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन को मैंने मान लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये बार बार लिखना नहीं है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। जब कंपैरिजन करोगे ना आप, तो कंपैरिजन करने पे आपको a1 की वैल्यू क्या मिलेगी? a1 3 मिलेगा, b1 कितना मिलेगा? b1 2 मिलेगा, c1 कितना मिलेगा? माइनस का 5। समझ गए? ठीक है। यहां पे क्या मिलेगा? a2 की वैल्यू आपको मिलेगी 2, b2 क्या मिलेगा? माइनस का 3। बोलो भी। और c2 क्या मिलेगा? माइनस का 7। अब अपन क्या चेक करेंगे? अपन फाइंड आउट करेंगे रेशियो। कौन सा रेशियो? a1 का रेशियो a2 के साथ, यानी a1 ओवर a2। क्या वैल्यू आ रही है अभी a1 और a2 की? 3/2। a1 3 है ना, तो ये आ गया 3 ओवर 2। ठीक है। फिर आप चेक करोगे b1 ओवर b2। जब b1 ओवर b2 कितना आ रहा है? b1 2 है, b2 कितना है? माइनस का 3 है। बोलो। माइनस का -2/3। यानी -2/3। जैसे ही मैंने a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 को देखा, तो आगे मुझे सोल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों ही अनइक्वल आ रहे हैं, और जब ये दोनों ही अनइक्वल आ गए तो मैं क्विकली बोल दूंगा बस कि अपना आंसर आ चुका है क्वेश्चन का। लाइंस क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। Intersect. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। इट मींस both the lines will intersect। समझ पाए भी? it means both the lines will intersect। बोलो, कोई डाउट है? समझ आया है नहीं आया अभी? यस। ठीक है। क्वेश्चन बेहद इजी था मेरे हिसाब से, तो कुछ खास करना ही नहीं था आपको। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, मतलब सेकंड पार्ट करा रहा हूं मैं एक तरीके से। इसका आपको बताना है कि लाइन पैरेलल है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर लाइन कोइंसाइड कर रही है। ठीक है भाई। 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 2x। ठीक है। और दूसरी लाइन आपको दे रखी है 4x माइनस प्लस 6y माइनस 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। बताओ भी फटाफट, शाबाश।
चैट बॉक्स में मैसेज कर दो। उमेश चावला बहुत अच्छे, कपिल जैन वेरी गुड, आर्यमन शर्मा गुड, आदर्श बालूनी, श्रीधर, कोमल, प्रांजल, दिव्या बहुत अच्छे। प्रांजल चेक करो भी आंसर, और आदर्श आप भी चेक करो। आदर्श यू नीड टू चेक, प्रांजल यू नीड टू चेक। Sir, what do we need to message you? Whether the given lines coincide, parallel or intersect. That's it. इतना सा मैसेज चाहिए अपने को। प्राग, नो प्राग यू नीड टू चेक। वैष्णवी बहुत अच्छे, मिहिर तोलानी वेरी गुड, त्वेषा यू नीड टू चेक एज वेल, यू नीड टू चेक एज वेल। मैंने पहले ही बोला था फर्स्ट स्टेप फॉलो करो, कन्वर्ट द गिवन लाइंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करो, पहले x वाला टर्म फिर y वाला फिर कांस्टेंट, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। गुड प्रांजल, गुड गुड त्वेषा वेरी गुड, है ना। एग्जाम में मिस्टेक कर दोगे तो फिर दिक्कत है। आदर्श बालूनी गुड, प्राग वेरी गुड, नीले गुप्ता नीड टू चेक, खुशी नागरकोटी बहुत अच्छे। नीले चेक करो यार, क्या कर रहे हो। देखो सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं, कुछ नहीं करना। 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 2x गिवन है, बिल्कुल नहीं घबराना। 3y को यहीं रखूंगा, 2x को लेफ्ट में ले आऊंगा तो क्या बनेगा, माइनस का 2x प्लस का 3y। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझ लो, 3y माइनस 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये तो सबको समझ आया होगा यहाँ तक। तो सबसे पहले लिखो, फिर माइनस का 2x, फिर y वाला टर्म लिखो, फिर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्या इसमें कोई डाउट है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, फिर तो दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे वही सीन होगा, माइनस का 4x प्लस का 6y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ऑलरेडी इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। x पहले फिर y फिर कांस्टेंट, बिल्कुल स्टैंडर्ड में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कंपैरिजन के लिए डाल दो। कंपैरिजन किससे करते हैं, ये तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिखूंगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मुस्कान नो नो नॉट करेक्ट, रिधि वेरी गुड, खुशी बहुत अच्छे, ठीक है। देखो कंपैरिजन जैसे ही मैंने किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट मिला मेरे को, इन दोनों लाइंस को कंपैरिजन करने में। देखना भी, जब मैं इन दोनों लाइंस को कंपैरिजन करता हूं तो अपने को क्या मिलता है, a1 की वैल्यू मिलती है माइनस का 2, बोलो शाबाश। b1 की वैल्यू मिलती है 3 और c1 की वैल्यू मिलती है माइनस का 8। अब एक बार मेरे से पूछ लो कि अगर आपको a1 b1 c1 की वैल्यू नहीं समझ में आई है तो किसी को भी प्लीज बता दो एक बार, समझ आ गई सबको? यस सर। यस सर। गुड। सर बस इसके बाद का ही नहीं समझ में आ रहा कि ये 1/, हाँ बाद का तो मैं समझा दूंगा। अभी देखो यहाँ पे आ गए, जब सेकंड वाले पार्ट को कंपैरिजन किया तो a2 मिलेगा माइनस का 4, b2 मिलेगा 6 और c2 मिलेगा 16, वो भी माइनस का। कोई डाउट है? नो सर। यहाँ तक नो सर। नो सर। अब मैंने क्या काम कर दिया, इन सबको रख दिया एक्सट्रीम लेफ्ट, और यहाँ पे मैं राइट साइड में अब थोड़ा सा सोल्व करता हूँ। क्या सोल्व करते हैं, सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे a1 by a2। a1 है माइनस का 2, a2 है माइनस का 4, रिजल्ट आया 1/2। कोई दिक्कत फाइंड आउट करने में इस चीज को? एकदम सिंपल मैथ्स यार, एकदम सिंपल, जल्दी करनी नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा क्योंकि मेरा टारगेट है क्वेश्चन को करेक्टली सोल्व करना, ना कि जल्दी से सोल्व करना। फिर मैं फाइंड आउट करूंगा b1 by b2। अच्छा जी, b1 बोलो क्या है 3, b2 बोलो क्या है 6, रिजल्ट कितना आया, वही 1/2 वापिस आ गया। बोलो
तीसरा सर मैंने भी यही लिखा। C1/C2, अगर आपने ऐसा किया होता तो जो आंसर मेरा आ रहा है वही आपका आना चाहिए था। C1 की वैल्यू कितनी है -8, C2 की वैल्यू कितनी है -16, माइनस माइनस प्लस हो गया 8/16, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, तीनों क्या है, इक्वल नहीं है या है? है ऑब्वियस सी बात है 1/2। तो मैं यहां से ऐसा कह सकता हूं, मतलब ये रिजल्ट अपन निकाल सकते हैं कि A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के इक्वल आ रही है और ये C1/C2 के भी इक्वल है। क्या कहती है ये लाइन? कोइंसिडेंट। ये लाइन खुद Coincident कह रही है, बोल रही है, ये लाइन बोल रही है। आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बोल रही है। अभी लाइंस विल कोइंसाइड, लाइंस कोइंसाइड या लाइंस। सर आप वापस से बता दोगे क्या कि मतलब कोइंसाइड कब करेगी, इंटरसेक्ट कब करेगी? क्योंकि जो आपने करा था वो सब मैंने कर दिया, बस मैंने फिर वो इंटरसेक्ट या पैड। ये देखो भी, दो लाइन कोइंसाइड करेंगी तीनों रेशियो इक्वल आने पे, समझ आया? यस सर। दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, फर्स्ट टू रेशियो इक्वल हो, लास्ट वाला नॉट इक्वल हो। सॉरी विल नॉट इंटरसेक्ट, पैरेलल होंगी, मतलब विल नॉट इंटरसेक्ट या नॉट मैंने देखा नहीं, पैरेलल होंगी अगर दो रेशियो इक्वल हो, लास्ट वाला नॉट इक्वल हो। और अगर फर्स्ट टू रेशियो है ना वो नॉट इक्वल आ जाए, बाद वाला चाहे इक्वल हो चाहे नॉट इक्वल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा, इंटरसेक्ट करेंगे। ओके सर, कर दोगे सर? यस सर। वेरी गुड। तो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में मैंने थोड़ा सा मतलब एक तरीके से वो कर दिया है, आपको बस इतना बता दिया। हाँ 2 कॉमन भी ले सकते हैं प्रांजल, बट मैं कह रहा हूं आप 2 कॉमन वगैरह किसी पे फोकस ही मत करो। आप तो बस जैसे ही लाइन मिले उसको झपक के पकड़ लो, लपक लो और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते आंसर ऐसे दिखेगा, मतलब आंसर बह रहा होगा आपकी आंखों के सामने, आपकी किताब में, आपकी बुक में, आपकी नोटबुक में, हर जगह पे दिखना चाहिए आपको। ठीक है भी? बोलो। यस सर। तो बेसिकली आज अपने, अगर मैं एनसीईआरटी या फिर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो 3 कंसेप्ट सीखे हैं कि लाइन इंटरसेक्ट कब करेंगी, लाइन पैरेलल कब होंगी और लाइन कोइंसाइड कब होंगी। इन पे बेस्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।